दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देश में पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? भारतीय मुद्रा इतिहास में कई बार नोटबंदी हुई है और हर बार निशाना बड़े नोट ही रहे हैं। आज़ादी से पहले हुई नोटबंदी में 2.5 रुपये की करेंसी को बंद कर दिया गया था। यह बात साल 1926 की है। 2 रुपये 8 आने यानी 2.5 रुपये के इस नोट को साल 1918 में जारी किया गया था। तब कागज़ की करेंसी को कल्पना से परे माना जाता था, क्योंकि ज़माना सिक्कों का था। लेकिन 2.5 रुपये के नोट ने लोगों को बताया था कि कागज़ की मुद्रा होती कैसी है। 17 सेंटीमीटर लंबे और 12 सेंटीमीटर चौड़े नोट पर किंग जॉर्ज पंचम का चित्र बना था। इस नोट को डॉलर के साथ भारतीय करेंसी के आसान विनिमय के लिए जारी किया गया था। लेकिन करेंसी का भाव स्थिर न होने की वजह से परेशानी होने लगी और फिर आखिर में इसे हटा लिया गया। 1949 में 5,000 और 10,000 के नोट आए थे। ये भी प्रयोग सफल नहीं रहा और ये दोनों नोट वापस लेने पड़े। भारत में आखिरी बार नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी, जिसे हमने और आपने होते हुए देखा है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज हम जानेंगे 8 नवंबर 2016 में हुए नोटबंदी के फैसले को और इसके असर को भी। हम जानेंगे कि देश ने इस फैसले से क्या पाया और क्या क्या खो दिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। जब 8 नवंबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी ने रात 8:15 पर नोटबंदी का ऐलान किया था तो मानो सारे देश में भूकंप सा आ गया था। पीएम मोदी के ऐलान से पहले कुछ लोगों को लगा था कि वह भारत पाकिस्तान के कड़वे होते रिश्ते के बारे में बोलेंगे या शायद दोनों देशों के बीच युद्ध के बारे में। लेकिन नोटबंदी का ऐलान उन सब से भयानक साबित हुआ। रातों रात लोगों की नींदें उड़ गई। आपाधापी में लोग समझ ही न सके कि उन्हें अपने पास मौजूद नोटों का करना क्या है। कई लोग ज्वेलर्स के पास दौड़े और उल्टे सीधे दाम में गहने खरीदने लगे। कई लोगों ने निवेश के लिए दूसरे रास्ते अपनाए। अगले दिन से बैंक और एटीएम ही लोगों के स्थायी पते बन गए। लाइनें भारत की आबादी का चेहरा बन गई। सरकार भी कभी लोगों को राहत देने के लिए व कभी काला धन जमा करने वालों के लिए नए नए कानून बनाती दिखाई दी। कभी बैंक व एटीएम से पैसे निकलवाने की सीमा घटाना व बढ़ाना व कभी पुराने रुपयों को जमा करवाने के बारे में नियमों में सख्ती करना या ढील देना, ये सब चलता रहा। कभी पीएम और उनकी टीम लोगों को इस नोटबंदी के फ़ायदे गिनाने में लगे रहे और कभी 50 दिन का समय मांगते दिखाई दिए। लोगों के अंदर भी बहुत भाईचारा दिखाई दिया। अमीर दोस्तों के काम उनके गरीब दोस्त आए। अमीर रिश्तेदारों को अपने गरीब रिश्तेदारों के महत्व का एहसास होने लगा। अमीर बेटे की गरीब माँ का अकाउंट भी मानो सालों बाद जिंदा हो उठा। नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन का एक सच ये भी है कि नक्सलियों और हवाला कारोबारियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि जनसामान्य की कठिनाई को देखकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सरकार का यह फैसला बिना सोचा समझा है। नोट बदलने को लेकर सरकार की ओर से हर रोज़ कुछ न कुछ बदले जा रहे नियमों पर भी कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि इससे साबित होता है कि सरकार ने बिना होमवर्क किए ये बड़ा फैसला सहज तरीके से कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट भी सरकार के फैसले को बदल नहीं सकता। डिमोनेटाइजेशन की कार्रवाई के बाद आतंकवादी सख्ते में आए। उनका पोषण करने वाले हवाला कारोबारियों की कमर टूटी। सबसे ज़्यादा नुकसान हवाला कारोबारियों को ही हुआ था। वे ही आतंकवादियों, हथियारों के अवैध कारोबारियों, नशीली दवाओं के तस्करों, सट्टेबाजों, नकली नोटों के असल बैंक थे। यही हाल नक्सलियों का भी हुआ। नोटबंदी से भ्रष्टाचारियों में एक संदेश गया कि भ्रष्टाचार में लिप्त होकर धन संचित करना व्यर्थ है। नोट बदलने की कतार में देखा गया कि उसमें 5 से 10% पुलिस के लोग और दूसरे सरकारी कर्मचारी भी थे।
डीमोनेटाइजेशन को डिजिटल पेमेंट प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी बूस्टर के तौर पर पेश किया गया, लेकिन ज़मीन पर इसका जो असर हुआ वह बहुत अलग था। ये तो हुआ सिक्के का एक पहलू। अब आइए सिक्के के दूसरे पहलू को भी समझ लेते हैं। डीमोनेटाइजेशन को लेकर सबसे बड़ा दावा ये था कि यह सिस्टम में मौजूद नकली करेंसी को हटा देगा और बेहिसाब करेंसी रखने वाले जमाखोरों को मजबूर कर देगा कि वे अपनी करेंसी को बैंक में जमा करें। इसकी घोषणा करते हुए पीएम ने कहा था कि सरकारी अधिकारियों के बिस्तरों के नीचे रखे करोड़ों नोटों की रिपोर्ट से या बोरियों में नकदी मिलने की सूचना से कौन सा ईमानदार नागरिक दुखी नहीं होगा। विचार तो यह था कि जिनके पास बेहिसाब नकदी थी उन्हें या तो मजबूरी में टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने इसकी घोषणा करनी होगी या फिर इससे छुटकारा पाना होगा। कई लोगों ने नोटबंदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक भी बताया था। इस विचार को कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी समर्थन दिया, जैसे सौम्यकांति घोष, जो भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। 14 नवंबर 2016 को बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में प्रकाशित एक लेख में घोष ने अनुमान लगाया लगभग 4.5 लाख करोड़ डीमोनेटाइज्ड पैसा सिस्टम से हट सकता है। लेकिन ऐसी उम्मीदें बहुत ही जल्द बुझ गईं। 2 फरवरी 2017 को डीमोनेटाइजेशन के बाद अपने बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहला संकेत दिया कि इस कदम से बड़े पैमाने पर बेहिसाब नकदी जमा नहीं हुई है। नोटबंदी के बाद लोगों द्वारा पुरानी मुद्रा में जमा किए गए डिपॉजिट से जुड़े आंकड़ों के शुरुआती विश्लेषण ने एक अलग तस्वीर पेश की। 2016 की अवधि के दौरान 5.03 लाख रुपए के औसत जमा के साथ लगभग 1.09 करोड़ खातों में 2 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए के बीच डिपॉजिट किए गए थे। कुल जमा राशि 10.38 लाख करोड़ रुपए थी। यह डीमोनेटाइज्ड करेंसी के कुल मूल्य का लगभग 2/3 था। डीमोनेटाइज्ड करेंसी का मूल्य लगभग 15.44 लाख करोड़ था। जब भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को लौटाई गई डीमोनेटाइज्ड करेंसी की राशि के बारे में फाइनल आंकड़े लेकर आया, तब तक 99% से ज़्यादा ये आंकड़ा हो चुका था। हालांकि 1000 रुपये के 8.9 करोड़ नोट यानी 1.3% नहीं लौटे। हालांकि पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि बैन किए जा रहे नोटों का एक बड़ा हिस्सा बैंकों में वापस नहीं आएगा, जो काला धन होगा। लेकिन आरबीआई के आंकड़ों के बाद सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं माना जा सकता कि जो नोट्स बैंकों में जमा कर दिए गए वे सारे ही पैसे काला धन नहीं हैं। यानी जो पैसे बैंकों में आ गए उनमें से भी कुछ हिस्सा काला धन हो सकता है। क्या नोटबंदी ने देश को कैशलेस व्यवस्था की ओर धकेल दिया? डीमोनेटाइजेशन को डिजिटल पेमेंट के लिए एक सहारे के तौर पर बताया गया। आज कई लोग इस नीति को इसी वजह से सही भी ठहराते हैं, लेकिन सच यही है कि ऑनलाइन या कैश पेमेंट को बढ़ावा देने का विचार बाद में आया। जब ये नीति लाई गई तब भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करने की बात ही कही गई थी। नोटबंदी के बाद से डिजिटल पेमेंट में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या भारत एक कैशलेस इकोनॉमी बन गया है, ये एक अलग सवाल है। नोटबंदी से एक साल पहले 2015-16 में सर्कुलेशन में करेंसी भारत के नॉमिनल जीडीपी का 12.1% था। 2016-17 में यह गिरकर 8.7% हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकिंग सिस्टम डीमोनेटाइजेशन के बाद सिस्टम में करेंसी वापस लाने के लिए संघर्ष कर रही थी। तब से यह रेशियो लगातार चढ़ता गया और 2019-20 में यह 12% तक पहुंच गया। इस आंकड़े से पता चलता है कि डीमोनेटाइजेशन का कोई महत्वपूर्ण असर नहीं हुआ। नोटबंदी की घोषणा के बाद की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.1% पर आ गई थी, जबकि इसी दौरान साल 2015 में यह 7.9% पर थी। यह संख्या 2020-21 में 14.5% के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंची। लेटेस्ट नंबर कोविड महामारी के दौर का है। 2020-21 में भारत की नॉमिनल जीडीपी में 3% की सालाना कमी देखी गई, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था में नकद जीडीपी रेशियो को बढ़ा दिया। ये सभी बातें जिन वजहों से हुई उनमें जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी अहम कारण थे। साथ ही महामारी के दौर में भी जीडीपी पर खासा असर पड़ा।
अर्थव्यवस्था के लिए नोटबंदी के दूरगामी फायदे के बारे में एक और बड़ा सवाल इस तथ्य से आता है कि नोटबंदी के बाद के वर्षों में जीडीपी विकास दर में तेजी से गिरावट शुरू हुई। भारत की जीडीपी विकास दर 2011-12 में 5.2% से लगातार बढ़कर 2016-17 में 8.3% हो गई। 2019-20 में जीडीपी 4% होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था ने विकास की रफ्तार को खोना शुरू कर दिया। रोजगार के मामलों में असंगठित क्षेत्र पर नोटबंदी का काफ़ी असर पड़ा। नोटबंदी के बाद कुछ महीने में असंगठित क्षेत्र में लाखों लोगों की नौकरियां जाती रहीं। हालांकि समय बीतने के साथ नकदी का लेन देन सामान्य हो गया और नौकरियों पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ना स्वाभाविक है।